अध्याय 1। समय से पहले। कल्पना कीजिए, न समय था, न स्थान, न तारे, न ग्रह, न प्रकाश और न ही अंधकार, क्योंकि अंधकार भी तभी होता है जब कहीं प्रकाश होने की संभावना हो। लेकिन उस क्षण कुछ भी नहीं था, इतना गहरा शून्य कि स्वयं कुछ नहीं, शब्द भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। कोई दिशा नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे अस्तित्व ने अभी तक स्वयं को जन्म ही न दिया हो। और फिर भी उस अनंत शून्य के भीतर कुछ था, न कोई वस्तु, न कोई ऊर्जा, न कोई चेतना जिसे हम समझ सके, लेकिन एक उपस्थिति, एक ऐसा एहसास जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। मानो कोई अदृश्य सत्य सभी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए मौन बैठा हो। वो बोलता नहीं था, क्योंकि ध्वनि अभी बनी ही नहीं थी। वो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि प्रकाश का जम अभी नहीं हुआ था। फिर भी उसकी उपस्थिति हर ओर थी, और शायद हर ओर कहना भी गलत है, क्योंकि तब कोई और थी ही नहीं। आज हम उसे अनेक नाम देते हैं। कोई उसे परम चेतना कहता है, कोई ब्रह्मा, कोई ईश्वर, कोई मूल स्रोत, और कोई उसे केवल एक रहस्य मानता है। लेकिन उस क्षण नामों का कोई अर्थ नहीं था, क्योंकि नाम देने वाला कोई मन ही मौजूद नहीं था। वहां केवल संभावना थी, अनंत संभावना, एक ऐसा बीज जिसके भीतर अनगिनत ब्रह्मांड सो रहे थे, अनगिनत तारे, अनगिनत जीवन, अनगिनत कहानियां, और शायद आप और मैं भी। लेकिन वे सब अभी भविष्य थे, एक ऐसा भविष्य जो अभी तक जागा नहीं था। शून्य की उस निस्तब्धता में न कोई शुरुआत थी, न कोई अंत। समय जैसे अपनी पहली धड़कन की प्रतीक्षा कर रहा था। कल्पना कीजिए, एक महासागर जो बिल्कुल स्थिर हो, उसमें एक भी लहर न हो, एक भी कंपन न हो, बस पूर्ण शांति। लेकिन उस शांति के भीतर छिपी हो अनंत शक्ति। कुछ वैसा ही था वो क्षण। बाहर से पूर्ण मौन, भीतर से अनंत संभावना। और फिर कुछ बदला, बहुत सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि यदि देखने वाला कोई होता तो शायद वह भी उसे देख न पाता। मानो शून्य की सतह पर एक अदृश्य तरंग उठी हो, एक कंपन, एक इच्छा, एक प्रश्न, या शायद एक निर्णय। कौन जानता है, क्योंकि उस समय कोई साक्षी नहीं था, सिवाय उसी रहस्य के जो सब कुछ बनने वाला था। वो पहली हलचल इतिहास की नहीं, समय की भी नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की पहली सांस थी। और उसी क्षण अनंत मौन में एक ऐसी घटना की तैयारी शुरू हुई जो आगे चलकर तारों को जन्म देगी, आकाश गंगाएं बनाएगी, ग्रहों को रचेगी, जीवन को जन्म देगी, और अंततः एक ऐसे प्राणी को जन्म देगी जो एक दिन आकाश की ओर देखकर पूछेगा, मैं कौन हूं? ये ब्रह्मांड कहां से आया? और समय की शुरुआत से पहले क्या था? शायद वो प्राणी आप है, और शायद यही प्रश्न इस पूरी यात्रा का कारण है, क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कहानी तारों की नहीं है, ग्रहों की नहीं है। ये कहानी है चेतना की, उस खोज की जिसमें ब्रह्मांड स्वयं को समझने की कोशिश करता है। और हमारी ये यात्रा अब शुरू होने वाली है, उस क्षण से जब समय ने पहली बार आंखें खोली, जब शून्य ने पहली बार कंपन महसूस किया, जब मौन ने पहली बार बोलने की तैयारी की।
और जब अस्तित्व ने स्वयं से कहा, अब समय आ गया है। अध्याय 2, पहली धड़कन, जब समय का जन्म हुआ। उस क्षण को कोई देख नहीं रहा था। कोई तारा नहीं था जो चमक कर उसकी गवाही दे सके। कोई ग्रह नहीं था जो उसे याद रख सके। कोई आंख नहीं थी जो उसे देख सके, और कोई मन नहीं था जो उसे समझ सके। फिर भी वो क्षण घटित हुआ, और उसके साथ ही सब कुछ बदल गया। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां पूर्ण मौन है, इतना गहरा मौन कि आप अपने विचारों की आवाज भी सुन सकते हैं। लेकिन अचानक उस मौन के बीच एक हल्की सी धड़कन सुनाई देती है। धक, सिर्फ एक धड़कन, फिर दोबारा धक, और फिर धक धक धक। धीरे धीरे वो धड़कन एक लय बन जाती है, एक प्रवाह, एक गति, एक समय। कुछ ऐसा ही हुआ था। अनंत शून्य की स्थिरता में पहली बार एक कंपन उठा, और उसी कंपन के साथ समय का जन्म हुआ। आज हम समय को घड़ियों से मापते हैं, सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, साल। लेकिन उस क्षण समय कोई संख्या नहीं था, वो एक घटना था, एक परिवर्तन। क्योंकि जहां परिवर्तन होता है वही समय जन्म लेता है। यदि कुछ भी न बदले तो समय का कोई अर्थ नहीं रहता। कल्पना कीजिए कि पूरी सृष्टि एक तस्वीर बन जाए, एक ऐसी तस्वीर जिसमें कुछ भी हिलता ना हो, कुछ भी बदलता ना हो। तो क्या समय बहेगा? नहीं, समय को बहने के लिए परिवर्तन चाहिए। और पहली बार परिवर्तन ने स्वयं को प्रकट किया। वो कंपन बढ़ने लगा, जैसे शांत झील में गिरा एक छोटा सा कंकड़। लेकिन ये कोई साधारण झील नहीं थी, ये संभावना का महासागर था, अनंत संभावनाओं का। और जब पहली तरंग उठी तो उसके साथ हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अनगिनत संभावनाएं जाग उठीं। कल्पना कीजिए, एक विशाल बीज, इतना विशाल कि उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड छिपा हो। आकाशगंगाएं, तारे, ग्रह, जीवन, प्रेम, युद्ध, सपने, असफलताएं, खोजें, सब कुछ। लेकिन अभी वो बीज बंद है, शांत है। फिर अचानक उसके भीतर हलचल होती है और वो खुलने लगता है। पहली बार यही वो क्षण था, ब्रह्मांड का बीज खुलने लगा था। लेकिन यहां एक रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य। जब समय जन्म ले रहा था तब स्थान अभी पूरी तरह जन्मा नहीं था, और जब स्थान नहीं था तो ये प्रश्न भी अर्थहीन था कि ये सब कहां हो रहा था। कहां, ये शब्द भी तब अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि कहां के लिए जगह चाहिए, और जगह अभी बन रही थी। यही कारण है कि आधुनिक विज्ञान भी कहता है बिग बैंग ब्रह्मांड के भीतर नहीं हुआ था, बल्कि बिग बैंग के साथ ही ब्रह्मांड का स्थान और समय दोनों पैदा हुए। उससे पहले कहां और कब जैसे प्रश्नों का शायद कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि पहले शब्द के लिए भी समय चाहिए, और समय स्वयं उसी क्षण जन्म ले रहा था। अब कल्पना कीजिए, एक संगीतकार है, लेकिन उसके पास अभी कोई संगीत नहीं, सिर्फ संभावना है। फिर वो पहली बार अपनी उंगली चलाता है, पहला स्वर निकलता है, और उसी क्षण एक पूरी सिम्फनी की शुरुआत हो जाती है। पहला स्वर छोटा हो सकता है, लेकिन उसके भीतर पूरा संगीत छिपा होता है। वैसे ही समय की पहली धड़कन के भीतर पूरा भविष्य छिपा हुआ था। उस धड़कन में डायनासोर भी छिपे थे, मनुष्य भी, आपका जन्म भी, आपकी पहली मुस्कान भी, आपका पहला दुख भी, आपकी हर जीत।
हर हार, हर सपना, सब कुछ। क्योंकि समय की धारा में बहने वाली हर घटना उसी पहली धड़कन की संतान थी। और फिर वो धड़कन तेज होने लगी, कंपन बढ़ने लगा, ऊर्जा जागने लगी, संभावनाएं आकार लेने लगी। मौन अब पहले जैसा मौन नहीं रहा, उसके भीतर गर्जना छिपी हुई थी। एक ऐसी गर्जना जो अभी फूटने वाली थी, जैसे किसी विशाल पर्वत के भीतर हजारों वर्षों से दबा हुआ ज्वालामुखी जाग रहा हो। ऊपर से सब शांत दिखे, लेकिन भीतर अकल्पनीय शक्ति जमा हो रही हो। कुछ वैसा ही अस्तित्व स्वयं को रोक नहीं पा रहा था। वो जन्म लेना चाहता था, वो प्रकट होना चाहता था, वो अपने रहस्यों को आकार देना चाहता था। और फिर अनंत शून्य के गर्भ में ऊर्जा का दबाव इतना बढ़ गया कि मौन उसे और अधिक रोक न सका। पहली धड़कन अब एक विस्फोट में बदलने वाली थी। ऐसा विस्फोट जिसकी गूंज आज भी ब्रह्मांड में सुनाई देती है, जिसकी रोशनी आज भी तारों में चमकती है, जिसकी कहानी आज भी हमारे शरीर के हर परमाणु में लिखी हुई है। क्योंकि आपके शरीर का हर परमाणु कभी किसी तारे का हिस्सा था, और हर तारा उस पहली धड़कन की संतान। इस अर्थ में आप केवल ब्रह्मांड में नहीं रहते, आप स्वयं ब्रह्मांड हैं, जो अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। और अब वो क्षण आ गया है। ऊर्जा सीमा पर पहुंच चुकी है, समय बहने लगा है, स्थान आकार लेने वाला है, मौन टूटने वाला है, और अस्तित्व अपनी पहली गर्जना करने वाला है। अगले ही क्षण ऐसा कुछ होगा जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देगा। अध्याय 3, महान विस्फोट। जब शून्य ने प्रकाश को जन्म दिया। और फिर वो क्षण आ गया, वो क्षण जिसकी प्रतीक्षा शायद स्वयं अस्तित्व भी कर रहा था। अनंत शून्य के भीतर जमा होती हुई ऊर्जा अब अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। समय अपनी पहली धड़कन ले चुका था, संभावनाएं जाग चुकी थी, और अब उन्हें वास्तविकता में बदलना था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा अनंत काल से खींची हुई हो, इतनी अधिक खींची हुई कि उसके भीतर अकल्पनीय शक्ति भर चुकी हो। और फिर अचानक वो प्रत्यंचा छूट जाए। उस एक क्षण में सारी संचित शक्ति बाहर फूट पड़े। कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन ये किसी तीर का प्रक्षेपण नहीं था, ये संपूर्ण अस्तित्व का जन्म था। अचानक मौन टूट गया, न किसी आवाज से, क्योंकि ध्वनि के लिए हवा चाहिए, और हवा अभी बनी नहीं थी। लेकिन फिर भी यदि उस क्षण कोई सुन सकता, तो शायद उसे लगता जैसे अनंतता स्वयं गर्जना कर रही हो। और फिर प्रकाश प्रकट हुआ, पहली बार इतिहास में नहीं, क्योंकि इतिहास अभी शुरू नहीं हुआ था, बल्कि स्वयं वास्तविकता में पहली बार प्रकाश, ऊर्जा, गति और विस्तार सब एक साथ जन्मे। आज हम उसे बिग बैंग के नाम से जानते हैं, लेकिन विस्फोट शब्द पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि ये किसी खाली स्थान में हुआ धमाका नहीं था। ये स्वयं स्थान का फैलना था, स्वयं ब्रह्मांड का जन्म लेना था। जैसे एक गुब्बारे की सतह अचानक फैलने लगे, लेकिन यहां कोई बाहर नहीं था, कोई किनारा नहीं था, सिर्फ विस्तार था, हर दिशा में एक साथ। उस पहले क्षण में ब्रह्मांड इतना गर्म था कि हमारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तापमान खरबों खरबों डिग्री, इतना अधिक कि पदार्थ जैसा कुछ अस्तित्व में नहीं था। परमाणु नहीं, तारे नहीं, ग्रह नहीं, यहां तक कि वे कण भी नहीं।
जिनसे परमाणु बनते हैं, सिर्फ ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा, उग्र, असीम, अकल्पनीय, मानो अस्तित्व एक अग्नि सागर बन गया हो। लेकिन ये साधारण आग नहीं थी, ये वो आग थी जिससे आगे चलकर हर तारा जलेगा, हर सूरज चमकेगा, हर आकाशगंगा जन्म लेगी और अंततः हर जीवित प्राणी सांस लेगा। प्रकाश हर दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन एक विचित्र बात थी, उस समय प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं था। ऊर्जा इतनी घनी थी कि प्रकाश बार बार टकरा रहा था, जैसे घने कोहरे में रास्ता खोजता हुआ यात्री। वो आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन ब्रह्मांड अभी बहुत युवा था, बहुत उग्र था, बहुत अशांत था। कल्पना कीजिए, एक नवजात शिशु जन्म के तुरंत बाद उसका शरीर कांप रहा हो, उसकी सांसें अनियमित हो, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड भी था, अभी अभी जन्मा हुआ, अव्यवस्थित, ऊर्जावान और संभावनाओं से भरा हुआ। सेकंड के छोटे से अंश बीते और पहली बार मूलभूत शक्तियां अलग होने लगी। वे शक्तियां जो आज पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल, ये सब कभी एक ही रहस्यमयी शक्ति के रूप में जुड़े हुए थे। लेकिन अब वे अपने अपने मार्ग पर चलने लगे, जैसे एक महान वृक्ष की शाखाएं फैलती है। ब्रह्मांड फैलता गया, फैलता गया और फैलता गया। जैसे जैसे वो फैलता गया, वैसे वैसे ठंडा होता गया और पहली बार ऊर्जा ने रूप लेना शुरू किया। कण जन्मे, सूक्ष्म कण, इतने छोटे कि अरबों खरबों कण भी रेत के एक कण से छोटे लगे। लेकिन इन्हीं कणों में भविष्य छिपा था। इन्हीं से आगे चलकर परमाणु बनेंगे, इन्हीं से तारे बनेंगे, इन्हीं से ग्रह बनेंगे और इन्हीं से एक दिन मनुष्य बनेगा। लेकिन ब्रह्मांड के सामने अभी एक और चुनौती थी, एक महान रहस्य, एक ऐसा प्रश्न जो आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। जब ऊर्जा से पदार्थ बना, तो पदार्थ और प्रतिपदार्थ दोनों बने, दोनों लगभग समान मात्रा में, और जब ये मिलते तो एक दूसरे को नष्ट कर देते। फिर प्रश्न उठता है, यदि सब नष्ट हो जाना था तो हम यहां कैसे हैं? तारे कैसे हैं? ग्रह कैसे हैं? जीवन कैसे है? किसी अज्ञात कारण से पदार्थ थोड़ा सा अधिक बच गया, बहुत थोड़ा, अरबों में सिर्फ एक अतिरिक्त कण। लेकिन वही छोटा सा अंतर पूरे ब्रह्मांड की कहानी बन गया। यदि वो अंतर न होता तो शायद आज कुछ भी न होता, न आकाशगंगाएं, न पृथ्वी, न आप, न मैं। कभी कभी पूरा भविष्य एक अत्यंत छोटे अंतर पर निर्भर करता है, और ब्रह्मांड की पहली कहानी भी ऐसी ही थी। लाखों वर्षों की संभावनाएं अब धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। ऊर्जा शांत हो रही थी, प्रकाश मुक्त होने की तैयारी कर रहा था। अव्यवस्था के भीतर व्यवस्था के बीज अंकुरित हो रहे थे। लेकिन अभी तक आकाश में कोई तारा नहीं था, कोई सूरज नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, कोई ग्रह नहीं, सिर्फ फैलता हुआ ब्रह्मांड और उसके भीतर तैरते हुए पदार्थ के सूक्ष्म बादल, जिन्हें अभी नहीं पता था कि एक दिन वे अरबों तारों का रूप लेने वाले हैं। और तब ब्रह्मांड ने अपना अगला कदम उठाया। गुरुत्वाकर्षण ने पहली बार अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। उसने पदार्थ को एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। छोटे छोटे बादल बनने लगे, फिर बड़े बादल, फिर और बड़े, जैसे कोई अदृश्य कलाकार।
अंधकार के कैनवास पर प्रकाश की पहली चित्रकारी बना रहा हो, क्योंकि अब तारों का युग आने वाला था। पहले सूरजों का जन्म होने वाला था। पहली बार ब्रह्मांड में स्थायी प्रकाश जलने वाला था और उन्हीं तारों की भट्टियों में वे तत्व बनेंगे जिनसे आगे चलकर जीवन बनेगा। अध्याय 4 प्रथम तारे। महान विस्फोट के बाद ब्रह्मांड फैल रहा था, लगातार, निरंतर, हर दिशा में ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो रही थी। तापमान गिर रहा था और पहली बार अस्तित्व के भीतर व्यवस्था के बीज अंकुरित होने लगे थे। लेकिन एक लंबा समय ऐसा भी आया जब पूरे ब्रह्मांड में कोई तारा नहीं था, कोई सूर्य नहीं, कोई चांद नहीं, कोई चमकती हुई आकाशगंगा नहीं, कुछ भी नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आकाश जो अनंत हो, जिसका कोई अंत न हो, लेकिन उसमें एक भी तारा न चमक रहा हो, एक भी किरण न हो, एक भी रोशनी न हो, सिर्फ अंधकार, गहरा, अनंत, मौन अंधकार। वैज्ञानिक आज उस काल को कॉस्मिक डार्क एजेस कहते हैं, ब्रह्मांड का अंधकार युग। लेकिन ये अंधकार मृत नहीं था। इसके भीतर जीवन की संभावनाएं सो रही थी। इसके भीतर भविष्य की आकाश गंगाएं छिपी हुई थी। इसके भीतर पृथ्वी का भविष्य छिपा था। और शायद आपका भी। समय आगे बढ़ता रहा, लाखों वर्ष बीत गए। पदार्थ के विशाल बादल ब्रह्मांड में तैरते रहे, मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। यही दो तत्व उस समय के राजा थे। न लोहा था, न सोना, न कार्बन, न ऑक्सीजन। जो तत्व आज हमारे शरीर का हिस्सा है, वे अभी अस्तित्व में ही नहीं थे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण अपना कार्य कर रहा था, चुपचाप, मौन रहकर, जैसे कोई धैर्यवान मूर्तिकार धीरे धीरे पत्थर को आकार देता है। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण पदार्थ को इकट्ठा कर रहा था। एक बादल दूसरे बादल से मिला, फिर तीसरा जुड़ा, फिर चौथा। धीरे धीरे विशाल गैसीय महासागर बनने लगे। और जैसे जैसे उनका आकार बढ़ा, वैसे वैसे उनका भार भी बढ़ता गया। फिर एक दिन एक ऐसा क्षण आया जिसने ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो गया कि विशाल गैसीय बादल स्वयं पर ही ढहने लगे। वे सिकुड़ने लगे, संकुचित होने लगे। उनका केंद्र और अधिक गर्म होने लगा, और गर्म, और गर्म, और गर्म। कल्पना कीजिए, अपने हाथों में बर्फ का एक गोला। अब उसे दबाते जाइए और दबाते जाइए। जितना अधिक दबाएंगे, उतना अधिक घनत्व बढ़ेगा। वैसे ही गुरुत्वाकर्षण पूरे बल से गैस को दबा रहा था। लेकिन यहां परिणाम केवल घनत्व नहीं था, यहां परिणाम था अग्नि। केंद्र का तापमान करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया। फिर एक अद्भुत घटना घटी। हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से जुड़ने लगे, उनका संलयन होने लगा, और उसी क्षण ऊर्जा का विस्फोट हुआ। प्रकाश फूट पड़ा, ताप फूट पड़ा, जीवन का भविष्य फूट पड़ा। पहला तारा जन्म ले चुका था, ब्रह्मांड के इतिहास का पहला सूर्य। और फिर अंधकार में पहली बार प्रकाश चला। वो दृश्य कैसा रहा होगा? शायद ऐसा जैसे अनंत रात के बीच अचानक एक दीपक जल उठे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हजारों, फिर लाखों। धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड तारों से भरने लगा। अंधकार पीछे हटने लगा। प्रकाश का युग शुरू हो गया। लेकिन ये तारे हमारे सूर्य जैसे नहीं थे।
वे विशाल थे, अत्यंत विशाल, कुछ तो हमारे सूर्य से सैकड़ों गुना बड़े। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव असीम था। वे ब्रह्मांड के पहले कारखाने थे, ब्रह्मांड की पहली भट्टियां, जहां नए तत्व बनाए जा रहे थे। हाइड्रोजन से हीलियम बना, हीलियम से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन, फिर नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन और आगे लोहे तक। यही वे तत्व हैं जिनसे आज हमारा शरीर बना है। आपकी हड्डियों का कैल्शियम कभी किसी तारे के हृदय में बना था। आपके रक्त का लोहा कभी किसी प्राचीन सूर्य के भीतर जन्मा था। आपकी हर सांस में मौजूद ऑक्सीजन किसी भूले बिसरे तारे की अंतिम देन है। जब हम तारों की ओर देखते हैं तो वास्तव में हम अपने पूर्वजों की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम पृथ्वी की संतान नहीं हैं, हम तारों की संतान हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि सबसे अद्भुत घटनाएं अभी बाकी थी। पहले तारे अत्यधिक विशाल थे, और विशाल चीजें लंबे समय तक स्थिर नहीं रहती। वे तेजी से अपना ईंधन जलाते हैं और फिर उनका अंत आता है। लेकिन यह साधारण अंत नहीं था, यह मृत्यु भी एक जन्म थी। जब उन प्राचीन तारों का ईंधन समाप्त हुआ तो उनके भीतर का संतुलन टूट गया। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें भीतर की ओर दबाना शुरू किया और फिर एक महाविनाशकारी विस्फोट हुआ, इतना शक्तिशाली कि कुछ क्षणों के लिए एक तारा पूरी आकाशगंगा से अधिक चमकने लगा। यह था सुपरनोवा, एक मरते हुए तारे की अंतिम गर्जना। उस विस्फोट में तारे के भीतर बने सभी तत्व पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन और वे दुर्लभ तत्व भी जिनसे आगे चलकर ग्रह बनेंगे। सोना, चांदी, यूरेनियम, प्लैटिनम, ये सब किसी जौहरी की दुकान में नहीं बने। ये सब किसी तारे की मृत्यु के दौरान जन्मे थे। कभी कभी सृजन के लिए विनाश आवश्यक होता है, और ब्रह्मांड ने यह सत्य बहुत पहले सीख लिया था। प्राचीन तारों की मृत्यु के बाद उनके अवशेष पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, और उन्हीं अवशेषों से नई पीढ़ी के तारे जन्म लेने लगे। नई आकाशगंगाएं बनने लगी, नई संभावनाएं जन्म लेने लगी। और उन्हीं संभावनाओं के बीच कहीं भविष्य में एक छोटा सा तारा बनने वाला था। एक साधारण तारा जो अरबों तारों की भीड़ में विशेष नहीं दिखता, लेकिन उसी के चारों ओर एक दिन 8 ग्रह घूमने वाले थे, और उनमें से एक ग्रह पर जीवन जन्म लेने वाला था। उस तारे का नाम होगा सन, और उस ग्रह का नाम होगा अर्थ। लेकिन उस कहानी तक पहुंचने में अभी अरबों वर्ष बाकी है। अध्याय 5, आकाशगंगाओं का जन्म। जब ब्रह्मांड ने अपना स्वरूप पहचाना, प्रथम तारे जल चुके थे। अंधकार का साम्राज्य टूटने लगा था। जहां कभी केवल शून्य था, वहां अब प्रकाश के द्वीप चमकने लगे थे। लेकिन ब्रह्मांड की कल्पना अभी भी अधूरी थी, क्योंकि अकेले तारे उस महान चित्र के केवल छोटे छोटे रंग थे। चित्र अभी बनना बाकी था। कल्पना कीजिए, रात के आकाश में एक अकेला दीपक। वो सुंदर है, लेकिन जब हजारों दीपक एक साथ जलते हैं, तब एक नगर जन्म लेता है। लाखों दीपक एक साथ चमके तो एक सभ्यता दिखाई देती है। और जब अरबों तारे एक साथ इकट्ठा होते हैं, तब जन्म लेती है एक आकाशगंगा। समय बीतता रहा, करोड़ों वर्ष, फिर अरबों वर्ष। गुरुत्वाकर्षण निरंतर काम करता रहा। वो दिखाई नहीं देता था,
लेकिन वही ब्रह्मांड का सबसे धैर्यवान कलाकार था। वो तारों को जोड़ रहा था, गैस के बादलों को खींच रहा था, अदृश्य पदार्थ को व्यवस्थित कर रहा था, और धीरे धीरे एक नई रचना आकार ले रही थी। तारों के छोटे छोटे समूह बनने लगे। फिर वे समूह एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए। वे मिले, टकराए, एक हो गए, और इस प्रकार प्रकाश के विशाल नगर बनने लगे। यही पहली आकाशगंगाएं थी। यदि कोई उस समय ब्रह्मांड को देख पाता तो उसे ऐसा लगता जैसे अंधकार के महासागर में प्रकाश के विशाल द्वीप तैर रहे हों। हर द्वीप में अरबों तारे, हर तारे के भीतर ऊर्जा का महासागर, और हर महासागर के भीतर भविष्य की अनगिनत संभावनाएं। लेकिन यहां एक और रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करता है। आकाश गंगाओं को बनाने के लिए जितना पदार्थ दिखाई देता है वो पर्याप्त नहीं है। कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, लेकिन जिसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। आज हम उसे डार्क मैटर कहते हैं, अंधकार पदार्थ। ये न चमकता है, न प्रकाश को परावर्तित करता है, न दिखाई देता है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरे ब्रह्मांड को आकार देने में लगी हुई थी। कल्पना कीजिए, आप हवा को नहीं देख सकते, लेकिन पेड़ों के हिलने से उसकी उपस्थिति जान लेते हैं। वैसे ही डार्क मैटर दिखाई नहीं देता, लेकिन आकाश गंगाओं की गति बताती है कि वो वहां है, हर जगह, मौन, अदृश्य, लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। और इसी अदृश्य शक्ति के सहारे आकाश गंगाएं और बड़ी होती गई। कुछ आकाश गंगाएं गोल थी, कुछ अंडाकार, कुछ विचित्र आकार की, लेकिन समय के साथ एक विशेष रूप उभरने लगा। एक ऐसा रूप जो आगे चलकर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचनाओं में गिना जाएगा। सर्पिल आकाशगंगा, स्पाइरल गैलेक्सी, जिसकी भुजाएं ऐसे फैली हों जैसे किसी ब्रह्मांडीय नर्तकी की घूमती हुई चादर। अरबों तारे, गैस के बादल, धूल के महासागर, और बीच में एक रहस्यमयी केंद्र जहां गुरुत्वाकर्षण असाधारण रूप से शक्तिशाली था। उस केंद्र में अक्सर छिपा होता था एक दानव, एक ऐसा दानव जो प्रकाश तक को निगल सकता था। आज हम उसे ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। यह सुनने में विनाशकारी लगता है, लेकिन विडंबना देखिए, कई बार वही ब्लैक होल पूरी आकाशगंगा को स्थिर रखने में मदद करता है। जैसे किसी नगर का केंद्रीय स्तंभ, वैसे ही ब्रह्मांड धीरे धीरे अधिक सुंदर होता जा रहा था, अधिक जटिल, अधिक जीवंत। आकाशगंगाएं केवल जन्म नहीं ले रही थी, वे एक दूसरे से मिल भी रही थी, टकरा भी रही थी, बदल भी रही थी। कल्पना कीजिए, दो विशाल महासागर धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए, और फिर उनका मिल जाना। कुछ ऐसा ही होता था जब दो आकाशगंगाएं टकराती थी। लेकिन यह कोई हिंसक दुर्घटना नहीं थी, क्योंकि तारों के बीच दूरी इतनी विशाल होती है कि अधिकांश तारे आपस में टकराते ही नहीं, वे बस नए नृत्य में शामिल हो जाते हैं, और इस नृत्य से नई संरचनाएं जन्म लेती हैं। नए तारे, नए ग्रह, नई संभावनाएं। ब्रह्मांड अब एक साधारण विस्तार नहीं रहा था, वो एक जीवित कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जो स्वयं को लगातार लिख रही थी। और इसी विशाल कथा के बीच एक विशेष सर्पिल आकाशगंगा आकार ले रही थी। शुरुआत में वह भी अन्य आकाशगंगाओं जैसी ही थी, लेकिन भविष्य में
उसका महत्व असाधारण होने वाला था, क्योंकि उसी में एक छोटे से तारे का जन्म होगा और उसी तारे के आसपास एक छोटे से नीले ग्रह का, उस आकाशगंगा का नाम होगा। मिल्की वे, आकाशगंगा, दूधिया मार्ग, वो ब्रह्मांडीय नगर जो आगे चलकर हमारा घर बनेगा। लेकिन अभी वह भी युवा थी, उसकी भुजाएं पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, उसके तारे अभी व्यवस्थित हो रहे थे, उसकी कहानी अभी लिखी जा रही थी और उसकी एक भुजा में अरबों वर्षों बाद गैस और धूल का एक साधारण बादल जन्म लेगा। पहली नजर में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसी बादल के भीतर छिपा होगा एक सूर्य, एक पृथ्वी, एक मानवता और एक दिन आप। क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत बात यह नहीं है कि वह कितना विशाल है, सबसे अद्भुत बात यह है कि इसी विशालता के बीच एक दिन उसने ऐसे प्राणियों को जन्म दिया जो उसकी ओर देखकर प्रश्न पूछ सके, लेकिन उस क्षण तक पहुंचने के लिए अभी एक तारे का जन्म होना बाकी है। एक ऐसा तारा जो हमारी हर सुबह का कारण बनेगा,